सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, मेडाइवल हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे और मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। तो दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था कि 5 वंश ने शासन किया था। कौन कौन सा? गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। तो ये 5 वंश ने शासन किया था, जिसमें हम लोग स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश क्या कहिए पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसको मामलक डायनेस्टी भी बोलते हैं, इलवरी डायनेस्टी भी बोलते हैं। उसमें से मैंने आपको जो गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मैंने डिटेल में आपको बताया था, कहानी की तरह बताया था। मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से भी सवाल बनता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को मार दिए थे, मर गया था वो, है ना। पोलो खेलते समय मैंने बताया था, चौगान खेलते समय वो घोड़ा से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हंसते खेलते दुनिया से क्या हुआ, चला गया। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, अब सवाल बना कि अगला सुल्तान कौन। तो लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, आराम शाह ये इसका पुत्र, बोला कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा को बना देते हैं सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक में क्वालिटी था, इसमें भी क्वालिटी होगा, ऐसा लोगों ने सोचा। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था या नहीं, ये अभी भी मतलब क्लियरिटी नहीं है, डिस्प्यूटेड मैटर है। इतिहास में जो जो डिस्प्यूटेड मैटर है वहाँ से सवाल नहीं बनता। तो ये नहीं पूछेगा कि आराम शाह किसका पुत्र था, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुछ लोग मानते हैं कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं था। खैर जो भी रहा हो, तो खैर आराम शाह को बना दिया गया। इसका नाम जैसा है, इसका व्यवहार भी वैसा ही था। ये एकदम आराम करते रहता था, एकदम रिलैक्स मूड में। मंत्री लोग आ रहे, चलिए काम है बहुत सारा, इधर से हमला हो जाएगा, उधर से ये हो जाएगा, कुछ ये कोई पॉलिसी चलाना है, ये करना है। बोले रुको अभी हमको आराम करने दो, अभी बाद में आना। तो नाम ही है ना, नाम पे इसका व्यवहार पूरा सूट कर रहा था। अब लोग परेशान हो गए, मंत्री परेशान, अधिकारी परेशान कि कैसा सुल्तान है, तो कुछ काम ही नहीं करता है, ये तो आराम ही करते रहता है, बड़ा वीक रूलर था ये। अब लोगों ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इसको हमेशा के लिए आराम करने के लिए भेज देते हैं, इस दुनिया से भेज देते हैं, आराम करते रहेगा, कब्र में क्या होगा, आराम करेगा। तो लोगों ने आमंत्रित किया कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद को, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था कौन? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का साला, अब इल्तुतमिश पूछा होगा अपनी बहन से, मतलब इसकी बहन से, अपनी वाइफ से, अपनी बेगम से, क्या करे, तुम्हारा भाई तो ऐसे नालायक है, कुछ करता उड़ता है नहीं, एक काम करते निपटा देते। बहन भी बोलती होगी कि हाँ निपटा ही दीजिए, कोई काम करनी है। तो उसके बाद क्या हुआ, इल्तुतमिश है ना, उस समय याद रखिएगा इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। ये भी सवाल पूछता आपसे, ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछेगा कि जब इल्तुतमिश सुल्तान नहीं बना था तो क्या था, तो बदायूं का गवर्नर था, है ना। तो बदायूं का गवर्नर था, लोगों के आमंत्रित पर वो इल्तुतमिश आता है और आराम शाह को बोलता कि एक काम करो, तुम आराम करो ज़िंदगी भर के लिए, इसको मार देता। याद रखिएगा इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गए। तो याद रखिएगा आराम शाह, बस इसमें बस आप यही ध्यान रखिएगा, ये क्या था, ही वॉज द वीक रूलर, है ना, एक कमज़ोर शासक था। और इल्तुतमिश ने इसको क्या किया, मार दिया और गद्दी पे बैठ गया। तो खैर आराम शाह में कुछ ऐसा विशेष है नहीं, इसलिए बस ध्यान रखिएगा। मैं आराम शाह इसलिए बता दिया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सवाल उतना पूछता नहीं, बस सीक्वेंस याद रखिएगा। तो अगर कभी पूछ दे कि इल्तुतमिश कितने नंबर का राजा था, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा नंबर का, ठीक है, कितना, तीसरा। क्योंकि बहुत सारे बुक में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का नाम लिखा रहता है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि दूसरा नंबर का था, नहीं तीसरा। पहले कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का हम लोग बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह और तीसरा इल्तुतमिश। तो इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1211 से लेकर के 36 तक, 36 में इसकी मृत्यु हो जाती। तो 1211 से लेकर के 1236 तक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश था कौन, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, साथ ही साथ ये गुलाम था। किसका गुलाम था, ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि गुलाम का मतलब ये मत समझिए कि जंजीर से बंधा हुआ। गुलाम बड़ा ताकतवर होता था, और गुलाम मतलब कभी कभी जो शासक होते थे वो अपनी बेटी का शादी गुलाम से कर देता था। तो आप समझ सकते हैं गुलाम कितना ताकतवर होता होगा। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से, शमसुद्दीन इल्तुतमिश से किया था। तो एक तो आपको ये पता चल गया कि ये दामाद है किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और साथ ही साथ गुलाम किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि गुलाम सुल्तान नहीं बन सकता है,
लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि एक पत्र जारी करना पड़ता है, मुक्ति पत्र जारी करना पड़ता था। जो मालिक उसके होते थे वो मुक्ति पत्र अगर जारी कर देते थे तो गुलाम गुलामी से क्या हो जाता था, मुक्त हो जाता था। तो मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने मुक्त नहीं किया था, उससे पहले मोहम्मद गोरी ही मुक्त हो गया था दुनिया से, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम ही रहा, इसलिए वो सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। जबकि इल्तुतमिश को वो गुलाम से फिर अब दामाद बन गया। अब कैसे उसको गुलाम रखता है, बोला दामाद जी बन गया, गुलाम से क्या हो जाए, इसको मुक्त करो। तो आप समझना, तो दामाद जी है, इसको गुलाम से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। तो ये सुल्तान का टाइटल ले सकता था। तो याद रखिएगा, ये फिर गुलाम से क्या हो जाता है, इसको मुक्ति मिल जाता। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि स्लेव ऑफ स्लेव किसको कहा जाता है, गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है, इसी को ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है, स्लेव ऑफ स्लेव, गुलाम का गुलाम। ये पूछता है क्यों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, किसका, मोहम्मद गोरी का, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था इल्तुतमिश। तो समझ पा रहे, तो इल्तुतमिश क्या हुआ, गुलाम का गुलाम है ना, वो खुद गुलाम है, क्लियर है, ये गुलाम का गुलाम है, समझ पा रहे। तो आप समझना, इल्तुतमिश भी गुलाम था और ये जिसका गुलाम था वो भी गुलाम था, मोहम्मद गोरी का, इसलिए इसको स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है, गुलाम का गुलाम। तो ये एग्जाम में पूछता क्वेश्चन कि गुलाम का गुलाम किस शासक को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश को। अब देखिएगा इल्तुतमिश ने क्या किया, इसको रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो आप बता देना कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप बता देना इल्तुतमिश। तो याद रखिएगा, ही वॉज द रियल फाउंडर। ये क्या था, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत का ये वास्तविक संस्थापक था। और ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था, ये तो गुलाम था, और ये इलबरी था, इलबरी तुर्क था। मैंने आपको बताया था कि इस तुर्क, ये जो स्लेव डायनेस्टी है, इसको क्या कहा जाता है, इलबरी डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो ये इल्तुतमिश जो था, ये क्या था, इलबरी था, इलबरी तुर्क था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, स्लेव ऑफ स्लेव बोला जाता था। किसका स्लेव था, ये भी ध्यान रखिएगा, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का ये क्या था, दामाद था, क्लियर। अब देखिएगा अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, रियल फाउंडर का मतलब यहां पे हो गया, एक तो इसने क्या किया था, अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत जब हम कहते हैं तो ये सल्तनत दिल्ली, मतलब दिल्ली इसका सेंटर पॉइंट है, दिल्ली क्या है, इसका राजधानी है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, दिल्ली राजधानी किसने बनाया था, ये भी सवाल। देखिए, इतिहास में राजधानी परिवर्तन जब जब हुआ है जिस वंश का, तो आप ध्यान रखिए, जैसे आप प्राचीन काल में पढ़ते हैं मगध डायनेस्टी, मगध वंश है ना, मगध साम्राज्य फिर बना, तो मगध साम्राज्य का कब कब राजधानी परिवर्तन हुआ, वहाँ से सवाल बनता है। मुगल का कब कब राजधानी परिवर्तन हुआ, वहाँ से सवाल बनता है। दिल्ली सल्तनत का कब कब राजधानी परिवर्तन हुआ, यहाँ से सवाल बनता है। तो स्टार्टिंग पीरियड, तो जहाँ जहाँ चेंजिंग आएगा, राजधानी बदलेगा, वहाँ मैं बताते चलूँगा, इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग में दिल्ली सल्तनत का राजधानी कहाँ था, लाहौर। किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम शाह के टाइम में भी वही रहा, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को कहाँ कर दिया, दिल्ली। तो ये लाहौर से, याद रखिएगा, लाहौर से ये कहाँ चले गया, इसका राजधानी दिल्ली। तो इसके टाइम में राजधानी जो था वो कहाँ है, दिल्ली। तो लाहौर अब राजधानी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का राजधानी दिल्ली किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, क्लियर है। इसलिए इसको रियल फाउंडर माना जाता है। वाकई में ये दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत हम कहते हैं तो दिल्ली में राजधानी इसने ही बनाया था। साथ ही साथ ये सिस्टमेटिक तरीके से अपने मतलब अपना सत्ता को क्या करेगा, अपना पूरा साम्राज्य को धीरे धीरे क्या, सल्तनत को क्या करेगा, डेवलप करेगा। अपना सल्तनत को ये सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप करने का क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब हो गया कि ये डिपार्टमेंट वगैरह अच्छे से बनाना शुरू करेगा, अलग अलग विभाग बनाएगा, अलग अलग विभाग के अलग अलग अधिकारी होंगे, वो लोग वर्क करना शुरू करेगा। तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे आप देखिएगा, मुगल में बोला जाता है मुगल के संस्थापक बाबर, लेकिन रियल फाउंडर ऑफ मुगल तो अकबर। अकबर ने क्या किया, पूरा सिस्टमेटिक है ना, एक सिस्टम बनाया। वैसे इल्तुतमिश क्या करेगा, एक सिस्टम बनाएगा और सिस्टमेटिक तरीके से अपने सल्तनत को चलाएगा, इसलिए इसको रियल फाउंडर बोला जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं इसने पूरा बेस को क्या किया, तैयार किया। इससे देखिए आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी है ना, जो अपना क्षेत्र को बहुत विस्तार करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इल्तुतमिश का ये श्रेय जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, बेस तैयार करता है। आगे चलकर बलबन ने भी
बहुत सारा काम किया था, मैं आगे बताऊंगा। तो खैर चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके टाइम में लाहौर टू दिल्ली ये क्या हो गया, ये आपका कैपिटल। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपको ध्यान रखना कि दिल्ली सल्तनत का कैपिटल दिल्ली किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था। क्लियर। अब देखिएगा, अब देखिए ये जब सत्ता पे बैठता है, जब ये सुल्तान बनता है, तो बहुत विरोध भी होता है। विरोध क्यों होता है कि कुछ लोग का मानना था, एक तो आराम शाह जैसा को मारा, लेकिन आराम शाह के जो सपोर्टर थे वो लोग चाह रहा था कि इल्तुतमिश को गद्दी से हटा दिया जाए। इसके अलावा और भी लोग थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, या देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में बहुत सारा ऐसा लोग था जो कि नहीं चाहता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बने, हम लोग बने, वो लोग चाहता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे मरा, आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, तो कुछ लोग क्या करने लगे, अब दिल्ली पे, मतलब इस जगह पे दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करने का कोशिश करने लगे। उसी में एक व्यक्ति था, उसका नाम था यलदौज। यलदौज जो था वो उस टाइम से निगाह था उसका गद्दी पे जब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ, राजा बना। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश जब सुल्तान बनता है तो यलदौज आक्रमण करता है, और यलदौज का आक्रमण के टाइम में हुआ था, ये लड़ाई लड़ा गया था इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में तराइन में। याद रखिएगा, तराइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तराइन में आपने सुना होगा 2 युद्ध इससे पहले हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192, और याद रखिएगा इसके टाइम में थर्ड बैटल ऑफ तराइन होता है। तो तराइन में 3 युद्ध हुआ है, जैसे आपने सुना होगा पानीपत में 3 युद्ध हुआ, वैसे तराइन में कितना युद्ध हुआ, 3 युद्ध हुआ। तो थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ था इसी के टाइम में। और याद रखिएगा, थर्ड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था वो हुआ था किसके किसके बीच में, इल्तुतमिश के बीच में, इल्तुतमिश एंड यलदौज। तो ये आप याद रखिएगा, है ना, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में लड़ा गया था थर्ड बैटल ऑफ तराइन। ये क्लियर है आपको, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 3 युद्ध हुआ है तराइन का। पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था तराइन का, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तो कौन कौन विजेता रहा ये भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच। अच्छा, तीनों युद्ध में विजेता कौन कौन, पहला युद्ध जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता रहे थे, दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी, और तीसरा युद्ध में यहाँ पे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्लियर है। अब देखिए, तो लगातार प्रहार हो रहा था। अब इसने एक बड़ा दिमाग लगाया, बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था। इसका कूटनीति के बारे में पता चलेगा। देखिए, सफल राजा वही होगा या सफल शासक वही होगा जो कूटनीतिक होगा। जितना कूटनीतिक उतना आपको सत्ता में सफलता, राजनीति में सफलता मिलेगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं राजतंत्र युग का बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी में भी, लोकतंत्र में भी याद रखिएगा डिप्लोमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेसी अगर आपको आता है, कूटनीति अगर आपको आता है, तो आप सत्ता में क्या होंगे, आप राजनीति में आगे बढ़ते जाइएगा। तो इल्तुतमिश जो था बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था, इसको बहुत अच्छे तरीके से कूटनीति करना आता था। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे पहला एग्जांपल तो ये समझिए, इसने क्या किया, इसको लगा कि लोग विरोध कर रहे, मुझे सुल्तान घोषित नहीं कर रहे, सुल्तान मान नहीं रहे, तो क्या किया जाए। तो इसने फैसला लिया कि खलीफा कौन, कैलिफ, आपने सुना कैलिफ है ना। खलीफा जो है वो इस्लामिक जगत का सबसे सर्वोच्च पद होता था, मतलब सबसे बड़ा पद, या फिर सबसे बड़ा धार्मिक गुरु। जो सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता था उसको क्या बोला जाता था, तो रिलीजियस गुरु था वो खलीफा था। राजनीतिक गुरु भी होता था, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफा का पोस्ट आया इस्लाम में, क्योंकि प्रॉफिट का तो अंत हो गया, क्योंकि बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम कि प्रॉफिट मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे। तो उसके बाद बोला गया कि अब पूरा इस्लाम को कौन संभालेगा, उसका कोई एक हेड होना चाहिए, उसके एक कोई गुरु होने चाहिए। तो गुरु के रूप में खलीफा का पोस्ट आया, है ना। खलीफा क्या एक पोस्ट का नाम है, कैलिफ क्या एक पोस्ट का नाम है। आपने सुना होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होते होते खलीफा का पोस्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसके लिए भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। आपने सुना होगा 1919 से खिलाफत आंदोलन चला था। तो खैर, तो आप याद ध्यान रखिएगा, खलीफा जो था वो बगदाद में बैठा हुआ। अब देखो, खलीफा से इंडियन मुसलमान को कोई लेना देना नहीं, और ना ही इल्तुतमिश को कोई लेना देना नहीं। दरअसल बात यह है कि इल्तुतमिश जो था वो खलीफा से इसलिए परमिशन लेना चाहता था कि अगर खलीफा हमको परमिशन दे दिए,
अगर खलीफा हमको ऑथराइज कर देगा कि हाँ यही सुल्तान है, सुल्तान का उपाधि दे देगा, तो फिर क्या ये मौलाना मुल्ला ये लोग कुछ क्या कर पाएगा? फिर किसी का औकात रहेगा कि हमको कोई रोक पाए? तब जितना विरोध होता था, जो बोला नहीं तुम वो सुल्तान नहीं मानेंगे, सुल्तान नहीं मानेंगे, वो दिखा देगा लो खलीफा हमको सुल्तान माना। अब बताओ, अब कोई विरोध करेगा मेरा? अब खलीफा के खिलाफ कैसे जाएगा कोई? क्योंकि खलीफा जो होता है कौन? इस्लामिक जगत का सर्वोच्च पद है ना, सर्वोच्च गुरु, उसका बात कोई नहीं काट सकता। जब कहीं भी पूरा अगर कहीं पे कंट्रोवर्सी चल रहा है तो उस तरह का कोई मुद्दा है तो उसको खलीफा अगर बोल देता था ये है ना, तो उसको सारे लोग क्या करते थे? मान लेते थे, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने क्या किया? खलीफा से परमिशन लिया। तो आपसे एग्जाम में बहुत पूछता है किस सुल्तान ने कैलिफ से परमिशन लेकर के कैलिफ से परमिशन लिया था सुल्तान बनने के लिए? तो आप ध्यान रखिएगा, ये था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कैलिफ से परमिशन लिए, खलीफा से इसने क्या किया था? परमिशन लिया था। और सुल्तान आजम का इसको क्या मिला? ये टाइटल लिया, सुल्तान आजम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये कैलिफ से परमिशन लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, इसने इल्तुतमिश ने कैलिफ से, खलीफा है ना, तो खलीफा से इसने परमिशन लिया और सुल्तान आजम का टाइटल इसको मिलता है। क्या टाइटल? सुल्तान ए आजम। तो ये सुल्तान का टाइटल ये लेता है, सुल्तान आजम। क्लियर है ना? तो आप ध्यान रखिएगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने खलीफा से परमिशन, अच्छा खलीफा अगर परमिशन नहीं देता तो, खलीफा परमिशन नहीं देता तो भी राजा बनता, तो भी सुल्तान बन ही जाता। क्योंकि इसको मैंने स्टार्टिंग बताया, इंडिया में खलीफा से कोई लेना देना नहीं होता इंडियन मुसलमान को, ना यहाँ के राजा को कोई लेना देना होता था। लेकिन बस एक तरह से होता ना, एक मेन अथॉरिटी से परमिशन ले लेने से क्या होता है? वो कंट्रोवर्सी वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, तो ये एक परमिशन ले लिया, बस ये दिखाना चाह रहा था लोगों को, देखो कैलिफ हमको परमिशन दे दिया, अब तुम कौन होता है रोकने वाला, तुम्हारा कोई औकात नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ। क्लियर है? तो कैलिफ का परमिशन यहाँ पे इसको मिलता है। अच्छा, ये कैसा? एक तो कूटनीतिक आपको यहाँ पे पता चला, एक बड़ा कूटनीतिक यहाँ पे आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। इस टाइम में वर्ल्ड में एक ऐसा राजा था जिसका मतलब, जैसे आप सुने होंगे शोले फिल्म का डायलॉग, बच्चा जब रोता था तो माँ बोलती थी कि सो जा बच्चा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वैसे ही वर्ल्ड में उस समय एक बड़ा खूंखार शासक होता था, इसी के टाइम का, इसी का समकालीन था वो, और लोग उसके नाम से भय खाते थे। बच्चा जब नहीं सोता तो उसका नाम जैसे सुनता तो सो जाता था। उसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान जो मंगोल है ना, मंगोल साम्राज्य का क्या था? संस्थापक, मतलब जीता जागता वो राक्षस था आप कह सकते। बड़ा खूंखार व्यक्ति, मतलब पूरा दुनिया कांपता था उससे। उस टाइप का व्यक्ति, मतलब बड़ा डरावना शासक, बहुत खतरनाक शासक। चंगेज खान नाम ही काफ़ी था। एक बार नाम कि चंगेज खान आ रहा, बाप रे चंगेज खान है ना, नाम सुन के लोग खौफ खाते थे। आप समझ, जब वो अभियान में निकलता था तो रास्ते में जो मिलता था, जब अगर वो युद्ध लड़ा, एकदम सामने से काटते हुए, एकदम जो सामने आ रहा सबको उड़ाते हुए आगे बढ़ता था। बोला जाता कि वो जब रात में कहीं जंगल वंगल पे अगर सोता था तो जंगल में आग वाग जला के वो लोग सोते थे। तो चंगेज खान आग के बगल में सोता था और चिंगारी उसके पूरा शरीर पे पड़ रहा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो चिंगारी पड़े जा रहा, वो आराम से सोया है ना। तो उस टाइप का है ना। तो आसान एक खौफ कि चंगेज खान, अच्छा चंगेज खान की मृत्यु भी जब हो गई थी ना, तब भी लोग डरते थे कि कहीं कब्र से बाहर नहीं आ जाए, जिंदा नहीं हो जाए। चंगेज खान की मृत्यु के बाद भी लोग को खौफ होता था चंगेज खान। आप सबसे कितना खौफ पैदा किया था। तो बड़ा खूंखार व्यक्ति। अब देखिएगा, चंगेज खान हिंदुस्तान नहीं आया कभी। अगर वो हिंदुस्तान आता तो यहाँ का सूरत, यहाँ का इतिहास सब बदला रहता। देखिए होता क्या है, इसका एक दोस्त था, ईरान का शासक था, उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। अब मंगबरनी के पीछे पड़ गया चंगेज खान। मंगबरनी दौड़ते भागते भागते आया कहाँ पे? इल्तुतमिश के पास। बोला कि मेरा दोस्त है, अब वो दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया, सुल्तान हो गया है, वो मेरा ज़रूर मदद करेगा। इल्तुतमिश देखा कि बड़ा परेशान है मेरा दोस्त। बोला आओ दोस्त बैठो। तो मंगबरनी बोला कि दोस्त मुझे ज़रूरत है तुम्हारा, तो हम बहुत परेशान हैं, मेरे पीछे कोई पड़ा है। तो इल्तुतमिश भी एकदम नैतिकता वाला बात करना शुरू कर दिया। बोले बिल्कुल दोस्त, दोस्त मतलब भाई होता है, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, किसका औकात हो गया कि तुम्हारे पीछे पड़ जा। और
एक दोस्त जब दूसरे दोस्त के काम नहीं आए तो ऐसा दोस्त कहना बेकार है, लानत है ऐसा दोस्त पर। तो मंगबर्णी मोटिवेट हुआ थोड़ा, बोला कह रहे हुआ, तो पूछा इल्तुतमिश बताओ कौन है, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है, नाम बताओ उसका। अब मंगबर्णी बोला चंगेज खान। इल्तुतमिश बोला तुम कौन, तुमको तुम पहचानती नहीं। बोला अभी तो तू इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहा था, तुम दोस्त भाई है ना, दोस्त अगर एक दूसरे के काम नहीं आए, बोले वो सब कहने की बात है, सब नहीं, हम तुमको नहीं पहचानते, तुम निकलो यहाँ से। अब समझना इसने क्या किया, मंगबर्णी को भगा दिया, बोले कि हम तुमको कोई शरण वरण नहीं दे सकते। अभी 2 मिनट पहले बोला कि मंगबर्णी तुम तो बड़ा अच्छा बात कर रहा था, एकदम आध्यात्मिक बात कर रहा था, अब क्या हो गया। बोले नहीं नहीं हम तुमको पहचानते उचानते नहीं, इसको निकाल दिया, भगा दिया। और इल्तुतमिश ने चंगेज खान का आक्रमण एक तरह से बचा लिया। एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा सवाल और आपसे पूछेगा भविष्य में सवाल कि किस शासक ने चंगेज खान का आक्रमण को बचाया, आक्रमण होते होते बचा, क्योंकि देखो मंगबर्णी यहाँ आ गया। अब मंगबर्णी को अगर ये शरण दे देता तो चंगेज खान आक्रमण कर देता यहाँ दिल्ली सल्तनत। और चंगेज खान एक बार हिंदुस्तान अगर एंट्री करता तो याद रखिएगा, भारत जो जो आया है वापस नहीं जाता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है भारत, सब चाहता है कि यहाँ पे मेरा सत्ता। पता नहीं इतना बड़ा सल्तनत था उसका, इतना बड़ा साम्राज्य था चंगेज खान का, हिंदुस्तान साइड उसका ध्यान नहीं गया। अगर वो इंडिया एंट्री कर जाता तो शायद सूरत हाल कुछ और होता, इतिहास कुछ और होता। अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत नहीं, अभी कुछ और है ना, मंगोल साम्राज्य पढ़ते। तो समझना कि लेकिन ये बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था, बड़ा चालाकी किया और इसने भारत को एक तरह से चंगेज खान का आक्रमण से बचा लिया। मैंने आप बताया चंगेज खान अगर एंट्री करता है, यहाँ का हरियाली देख करके, यहाँ का व्यवस्था देख करके, पता नहीं भारत का एक हवा में एक अलग रंग है, अलग एक खुशबू है ना, यहाँ का मिट्टी में अलग खुशबू है, मतलब यहाँ पे जो आता है उसको है ना वो जाना नहीं चाहता है। तो चंगेज खान शायद आता तो यहाँ पे फिर वो क्या करता, सत्ता स्थापित कर देता, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन खैर इतिहास में अनुमान नहीं लगाया जाता, जो घटना घटा जाता है उसको पढ़ा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसने चंगेज खान के आक्रमण को रोका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सवाल पूछता है, क्लियर है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, साथ ही साथ इसने क्या किया, तो ये आपको ये पता चल गया बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था। इसने क्या किया, इसने देखिए उस समय भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजतंत्र का युग है, खूनी का काल था एकदम, मेडिवल एज, कि कौन किसको कब मार देगा पता नहीं। राजा के अनगिनत दुश्मन होते थे, कब किसको। देखिए अकबर एक बार में क्या होता कि वो रात में कई जगह बदलता था सोने के लिए। अभी यहां सोया, 2 घंटा बाद कहीं और कमरा में सोया, 3 घंटा बाद कहीं और कमरा में सोया। तो आप समझना कि वो रात भर क्या होता था, अपना जगह चेंज करता था। बेगम लोग भी परेशान। अब अचानक से कोई बेगम के कमरे में 6 महीना बाद घुस गया, तो बेगम बोले अरे जिल्ले आप कब, और 1-2 घंटा बाद जिल्ले गायब, है ना, तो ऐसे सोता था। तो आप समझना, तो राजा को खतरा रहता था। वैसे ये इल्तुतमिश को भी खतरा था, हर राजा को खतरा रहता है, भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता था। तो इसने क्या किया, चुन चुन कर अपने 40 लोगों का एक समूह बनाया। 40 लोगों का इसने एक समूह बनाया, जिसको तुर्काने चहलगानी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछता है कि तुर्काने चहलगानी का गठन किसने किया था, तो यही इल्तुतमिश। तुर्काने चहलगानी क्या था, चालीसा भी इसको बोला जाता है, द 40s, है ना, 40 लोगों का समूह, 40 भरोसेमंद लोग, 40 गुलाम, जिससे ये सलाह विमर्श करता था। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार वो 40 लोगों से, या बड़ा डिसीजन लेने से पहले 40 लोगों से क्या करता था, बात करता था, मीटिंग करता था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसने क्या किया था, इसने एस्टैब्लिश किया था तुर्काने चहलगानी, ठीक है। इसी को चालीसा बोला जाता है, याद रखिएगा, चालीसा, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ 40 पीपल, ये ग्रुप ऑफ 40 तुर्क, इसलिए तुर्कान बोला जा रहा है, तुर्क का लोग, है ना। तो ग्रुप ऑफ 40 पीपल, 40 गुलाम, 40 स्लेव, है ना, तो ग्रुप ऑफ 40 पीपल, ये तुर्काने चहलगानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है। तो तुर्काने चहलगानी का स्थापना किसने किया था, तो आप बता देना, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तुर्काने चालीसा को या तुर्काने चहलगानी को भंग किसने किया था, खत्म किसने किया था, ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा किसने किया था, ठीक है। ये भी सवाल बनता है। तो अभी के लिए आप ये याद रखिएगा कि तुर्काने चहलगानी का
स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। क्या क्लियर है ना? साथ ही साथ इसने 2 सिक्का चलवाया था, याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछता है। एक इसने चलाया था चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन। कौन सा? सिल्वर कॉइन। एक सिल्वर कॉइन था और आपसे एग्जाम में पूछेगा इसका नाम। सिल्वर कॉइन का क्या नाम था? तो ये सिल्वर कॉइन का नाम था टंका। क्या नाम था? टंका। याद रखिएगा, सिल्वर कॉइन टंका। और एक ये तांबा का सिक्का, मतलब कॉपर कॉइन, कॉपर कॉइन चलाया था, इसका नाम है जीतल। क्या नाम है? जीतल। याद रखिएगा, सिल्वर कॉइन टंका एंड कॉपर कॉइन जीतल, ये इसने चलवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है एग्जाम में। किस तरह से सवाल पूछता है कि चांदी का सिक्का जो चलाया था इल्तुतमिश, उसका नाम क्या? या फिर ऐसे पूछ देगा कि टंका जो कॉइन होता था ये किस धातु से बना होता था, या जीतल जो है ये किस धातु से बना होता था। ये भी आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। तो सिल्वर कॉइन को क्या बोलते थे? टंका। कॉपर कॉइन को क्या बोलते थे? जीतल। क्लियर है? अब इसने ही इक्ता सिस्टम की नींव रखी थी। माना जाता है दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इक्ता सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम को कौन इंट्रोड्यूस किया था? तो आप याद रखिएगा, इल्तुतमिश, है ना। इक्ता सिस्टम क्या होता था? इक्ता व्यवस्था क्या होता था? देखिए होता क्या था, जैसे मान लीजिए, जैसे ये आक्रमण किया, जैसे ये मान लीजिए ये दिल्ली में बैठा है, ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं दिल्ली, ये बंगाल में यहाँ पे आक्रमण करता है, बंगाल में, ठीक है, बंगाल बिहार में इसने क्या किया था? अटैक किया था। अब क्या होता है, ये ऐसा क्षेत्र, देखिए इक्ता किसको बोलते हैं? ऐसा क्षेत्र जो अर्ध विजित क्षेत्र है, आधा जीता हुआ क्षेत्र है। आधा जीता हुआ क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि मान लेते कि बंगाल में अटैक किया, अब बंगाल में यहाँ का जो शासक है उसको हरा दिया, और हरा के जब ये दिल्ली वापस जाने लगा, फिर से यहाँ पे विद्रोह होना शुरू हो गया। फिर लोग बोलने लगे नहीं, हम दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश का सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, विद्रोह करने लगे। अब देखिए क्या होगा, अब इल्तुतमिश नया अभी दिल्ली सल्तनत एक तरह से स्थापित हो रहा। अब ये बार बार इसको जाना संभव नहीं है कि कभी बंगाल में हो रहा है, कभी उड़ीसा में होगा, कभी है ना एमपी में होगा, तो हर क्षेत्र में जाना संभव नहीं। तो ये क्या करेगा ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक अधिकारी को नियुक्त कर देगा। ये क्या करेगा, इस जगह पर एक अधिकारी को नियुक्त कर देगा, और इस जगह को बोलेगा, ये व्यवस्था इसको बोलेगा ये इक्ता है। और यहाँ पे जो अधिकारी आएंगे, जो अधिकारी होंगे, उसको इक्तेदार बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इक्तेदार। अब इस अधिकारी का काम क्या होगा? इसका काम होगा तो ये जो आधा जीता हुआ क्षेत्र है, जो विद्रोह वगैरह हो रहा, उसको कुचलना, उसको पूर्णतः जीतना, और दिल्ली सल्तनत में क्या करना, 100% एकदम अच्छे से मिला देना। इसका काम होगा कि ये जो इक्ता है, अच्छा, यहाँ पे जो इक्तेदार, जो अधिकारी यहाँ पे अपॉइंट होंगे, इसको ये पेमेंट नहीं करता था। इसको बोलता था कि यहाँ का जितना भी ग्रांट आए, यहाँ पे जितना भी राजस्व आएगा, यहाँ पे जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, वो तुम्हारा। तुमको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि सारा यहाँ का रेवेन्यू को कलेक्ट करना है, उससे तुमको अपना खर्च मतलब अपना खर्च को निकालना है। देखिए इसका खर्च क्या होता था, यहाँ एक अधिकारी है, अब ये अधिकारी जो है ये क्या करता था, सोल्जर रखता था। तो इक्ता जो जगह होता था वहाँ पे क्या करता था, अधिकारी होता था इक्तेदार, वो अपना सोल्जर, अपना आर्मी रखता था, अपना सेना रखता था। वो सेना का खर्च है, सेना को पैसा देना, ये करना है ना, सबका खर्च है। तो ये क्या करता था, यहाँ पे धीरे धीरे है ना रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करता था, और जहाँ पे विद्रोह हो रहा उस विद्रोह को दबाने की कोशिश करता था। और यहाँ पे धीरे धीरे ये क्या करता था, इस जगह पे कब्जा कर लेता था, और यहाँ पे जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसमें ये क्या करता था, अपना खर्च निकालता था, अपना पैसा उसे सब रख लेता था, और जो बचता था, जो सरप्लस बचता था, उसको दिल्ली भेज दिया जाता था। मतलब दिल्ली के वहाँ पे आपका जो वहाँ का फंड होता था, है ना, कोष जो होता था, उस कोष में जमा कर दिया जाता था। तो ये व्यवस्था को बोलते हैं इक्ता सिस्टम, इक्ता व्यवस्था। तो इसने ही इक्ता व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? तो आपसे ये सवाल पूछता है। तो ये इल्तुतमिश था। 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है, नेचुरल डेथ हुआ था, कोई मारा नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। तो 1236 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आगे क्या होगा
ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।